बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर में हम लोग काफी सारी चीजें जो है वो देखने वाले हैं। बिहार स्पेशल जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार स्पेशल राज्य व्यवस्था, बिहार की पॉलिटी, बिहार का प्राचीन इतिहास, उसकी संस्कृति, मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका रही है, आंदोलनों के अंदर में बिहार की क्या भूमिका रही है, भौगोलिक जो है जो परिवेश है बिहार का वो देखेंगे हम लोग, जनगणना, और जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं परिवहन के बारे में भी बात करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से एक चीज चाहूंगा, जैसे मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि पहले ही क्वेश्चन के अंदर में 5,000 प्लस बच्चे होने चाहिए। तो हर एक बच्चा, ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं, लाइक एंड शेयर दबा के कर दीजिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, ताकि ये पूरा यहां से स्टार्ट करने के बाद में यहां तक जब तक मैं पहुंचू तब तक पूरा जो है यहाँ पर में मोटिवेशन रहे। क्या आप लोग तैयार है? सभी लोग जल्दी से बता देंगे क्या तैयार है? सभी के सभी लोग, सोशल आर्मी पूरी तैयार है? ठीक है, हर एक जगह पे 2,000 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए फ्रेंड्स, लेकिन एक बार आप लोगों को, सभी लोगों को मिलकर एक एक बच्चे को अपनी जिम्मेदारी समझ के यहाँ पर में शेयर करना पड़ेगा, ताकि आज जो हमारा टारगेट है उसी ऊपर में हम लोग यहाँ पर में बन जाए। सभी लोग तैयार है? यहाँ पर में बता दीजिए एकदम जोश के साथ में। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं उन सभी 2,000 प्लस बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन को लाइक्स कर दिए हैं। ये सेशन उन सभी लोगों को समर्पित, आप अगर इनमें से हो तो आपको समर्पित फ्रेंड्स, ये जिन्होंने सेशन को लाइक करके यहाँ पर मैं फ्यूल दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आया है, अलग अलग बिहार के एग्जाम में, क्या बोला है, बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प का सबसे प्रसिद्ध रूप क्या है? आप लोगों को पोल जो है फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आ चुका है पोल, तो जल्दी जल्दी से आप लोग बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। पोल के अंदर में भी आप लोग आंसर कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने, क्या सब लोगों ने मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाकर अपना क्या प्रॉमिस पूरा किया है, जो प्रॉमिस आप लोगों ने कल किया था मुझसे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, तो देखिए जरी एम्ब्रॉयडरी जो है आप लोगों की ना, जरी वाला काम, बेसिकली ये सूरत, ठीक है, सूरत, पाटन और बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जो है वो वहां पर में बहुत ज्यादा फेमस है जरी वाला काम आपका। ठीक है, तो बिहार का नहीं है। कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुर जो है ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर में, कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर में सुजनी, या फिर सुजीनी भी इसको कहा जाता है। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये बिहार के कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में फेमस है, बिहार के दो जिलों के अंदर में ये की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए। तो बिहार के कौन कौन से दो जिले जहां पर में ये सजनी या सुजीनी नाम की, जो आप लोगों की सुजनी या सुजीनी भी इसको कहा जाता है, शिल्प कहां पर में फेमस है आप लोगों की। ठीक है, तो एक है मुजफ्फरपुर और एक है मधुबनी। तो लिख लीजिए आप लोग, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर, ठीक है, पुर, और मधुबनी, मधु बनी। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, दो जिलों के अंदर में ये जो है शिल्प कला बहुत प्रसिद्ध है। आप देख सकते हो इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है उसके अंदर में। ठीक है, और काफी सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये दुपट्टे वगैरह होते हैं, या कर्टन्स होते हैं, आप लोगों के पिलो होते हैं, ये सारे के सारे सुजीनी एम्ब्रॉयडरी से बनाए जाते हैं। तो भाई एक आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर में बन गया कि सुजीनी एम्ब्रॉयडरी कहाँ से बिलोंग करती है, बिहार से बिलोंग करती है, और बिहार में भी कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग लिख दोगे, कहाँ से, मुजफ्फरपुर मेन है, और कुछ मधुबनी के भी कुछ गांव के अंदर में ये की जाती है। तो मुजफ्फरपुर एंड मधुबनी, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, मैं देखो यहाँ पर में। तो जो है फ्रेंड्स, एक चीज बस मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जो आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि 5,000 प्लस बच्चे जो है पहले क्वेश्चन के अंदर में आप लोग रखोगे। ठीक है, तो एक बार दबाकर शेयर कर दीजिए, हर एक बच्चा, सभी के सभी लोग एक साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ू फ्रेंड्स, सेकंड नंबर का क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, और आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा दोगे ऐसे मेरे को उम्मीद है। देखिए बोला गया है कि कौन सी बौद्ध परिषद बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, इनमें से कौन सी वाली बौद्ध परिषद है जो बिहार में आयोजित नहीं हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या होगा इसका, ये भी बता दीजिए आप लोग। आप लोगों की तरफ में जो है पोल आ चुका है। ठीक है, पोल के अंदर में भी आंसर आप लोग कर सकते हो। तो बिहार में आयोजित नहीं हुई थी। तो देखिए 4 बुद्धिस्ट परिषद हुई आप लोगों की, जिसमें से 3 बिहार में हुई थी। कौन कौन सी बिहार में हुई थी? सबसे पहली वाली हुई थी, ठीक है, राजगृह के अंदर में, राजगृह। ठीक है, राजगृह जिसको राजगीर भी कहा जाता है, अजात शत्रु के समय में ये आयोजित हुई थी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, द्वितीय नंबर की, सेकंड नंबर की जो हुई थी, ये वैशाली में हुई थी। ठीक है, काल अशोक के समय में, काल अशोक के समय में वैशाली में। और तीसरी वाली जो थी ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी अशोक के समय में। तो ये 3 जो है ना, ये पहली 3 ये बिहार में आयोजित हुई थी, आज के बिहार में। जो चौथी वाली है ये कनिष्क ने आयोजित करवाई थी, कहां पर में,
कुंडलवन कश्मीर के अंदर में, तो ये कश्मीर में हुई थी, बिहार में नहीं हुई थी। तो ये एक पॉइंट था जो आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। कश्मीर के अंदर में आयोजित हुई थी, कुंडलवन के अंदर में। किसने आयोजित करवाई थी ये भी पूछा जा सकता है। और एक और बात है आप लोगों की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चौथी बौद्ध परिषद है आप लोगों की, ठीक है, इसी के अंदर में बुद्ध धर्म दो हिस्सों में टूट गया था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर में, ठीक है, दो हिस्सों में टूट गया था। एक का नाम था यहाँ पर में आपका हीनायान, जो पुराना वाला बुद्धिज्म था उसको हीनायान कहा जाता था, और जो आपका नया वाला बुद्धिज्म बना उसको महायान कहा जाता था, महायान। तो हीनायान और महायान ऐसे दो शाखाओं में बुद्धिज्म कब बटा, तो ये बटा था आप लोगों का चौथी बौद्ध परिषद के अंदर में। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चौथी बौद्ध परिषद में हीनायान और महायान में बढ़ गया था। आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर में। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए टीआरई 2.0 का, ये पॉलिटी का क्वेश्चन आप लोगों का, बिहार पॉलिटी। मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटी भी लेंगे हम लोग यहाँ पर में, तो बिहार पॉलिटी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन आप लोगों का। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। आपके तरफ में पोल भी दे रहा हूं, और जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए फ्रेंड्स, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे आप सभी लोग। एक एक बच्चे की जिम्मेदारी है, आप लोगों ने कल मुझसे प्रॉमिस किया था कि पहले क्वेश्चन में आप लोग 5,000 कर दोगे, ठीक है। तो अगर एक एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी निभा देगा तो मुझे लगेगा कि यार हाँ, ये बच्चे जो है वो कर रहे हैं, इनके लिए भी हमें भी मेहनत करनी है, ठीक है। सर फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है सोमन धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी से देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर में कौन कौन से स्टेट्स है जिसके पास में 40 से ज्यादा लोकसभा है, मोर देन बोला है यहाँ पर में। अब एक ऑप्शन यहाँ पर में एलिमिनेट कर सकते थे हम, जब हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि बिहार के पास में 40 लोकसभा की सीटें हैं, तो बिहार के पास में मोर देन 40 तो नहीं है, ठीक है। और कहीं पे बिहार एलिमिनेट हो सकता है क्या आप लोगों का, ठीक है, पहला वाला एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में देखिए उत्तर प्रदेश है, ठीक है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो कौन कौन से जहां पर मैं आप लोगों का एक मतलब 40 से ज्यादा विधानसभा सीट है। और मैं आपको बता दूं प्रीमियम कंटेंट, टीचिंग परीक्षा का प्रीमियम कंटेंट जो आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के इमेज वाले सेक्शन में भी दिया है, जिसकी कल टेस्ट है आप लोगों की, परसों के दिन टेस्ट है जो आप लोगों की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र के अंदर में 48 सीटें हैं, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के अंदर में 42 सीटें हैं। तो ये तीन राज्य ऐसे हैं जिनके पास में 40 प्लस लोकसभा की सीटें हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, 18वें नंबर की लोकसभा बनी है, 18वें नंबर की, सभी लोग लिखेंगे कितने नंबर की लोकसभा बनी है, 18वें नंबर की लोकसभा, 18th लोकसभा आप लोगों की बनी है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, 18th नंबर की लोकसभा, ठीक है, ओके। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल 80, 48 और 42, फिर बाद में बिहार आता है और उसके बाद में फिर तमिलनाडु। तो पहले 5 राज्यों के नाम आप लोग लिख दोगे कमेंट के अंदर में, ठीक है, जल्दी जल्दी से। बी आंसर लगाया था 69% लोगों ने, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तमिलनाडु क्यों नहीं होगा, क्योंकि तमिलनाडु के पास में 39 लोकसभा की सीटें हैं, 40 से कम है, ठीक है। चलिए तो पहले 5 आप लोगों को याद हो गए, ठीक है, पहले 5 आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो गए, तो ऐसे भी आप लोग इसको याद कर सकते थे, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर ये आज का लेक्चर देख लिया आप लोगों ने तो एग्जाम वाले क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे सारे के सारे, ठीक है। चलिए देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिलों में न्यूनतम लिंग अनुपात है, न्यूनतम लिंग अनुपात कहां पर में है आप लोगों का, ये आपको बताना था, ठीक है। मैंने आप लोगों को थंबनेल में बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पर मैं बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। वो सारे के सारे टॉपिक्स को टच कर रहे हैं हम लोग, तो सभी लोग जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। 3685 यहाँ पर में लोग जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार सारे लोग एक साथ शेयर कर देंगे तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। मोटिवेशन जरूरी है सभी लोगों को, आपके लिए भी और टीम के लिए भी। तो 2011 के अनुसार बिहार के या किन जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात है आप लोगों का, पूर्णिया, रोहतास, मुंगेर और भागलपुर। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स मुंगेर और भागलपुर के अंदर में, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा जो बिहार है, ठीक है, बिहार, उसमें अगर 1000 लड़के हैं, ठीक है, तो 918 लड़कियां हैं। 1000 मेल के मुकाबले में फीमेल कितनी है, 918। तो ये बिहार का लिंग अनुपात हो गया पूरे बिहार का, ठीक है। तो हर यहाँ पर में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं लिख दो, आप बता दो यहाँ पर में कौन कौन लड़का है, यहाँ पर में कौन कौन लड़कियां है, यहाँ से भी पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मेल फीमेल का रेशियो यहाँ कितना है, एक बार यहाँ यहाँ भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्लास के अंदर में। चलिए एक पोल तो यहाँ भी बन जाता है, ओके, मेल फीमेल। आप लोग जब तक मैं समझा रहा हूं तब तक आप लोग जो है यहाँ पर में दे सकते हो पोल के अंदर में, एक पोल यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है।
तो ओवरऑल जनगणना के अनुसार तो इतना था, लेकिन मुंगेर और भागलपुर के अंदर में सबसे कम जो है फ्रेंड्स लिंग अनुपात है आप लोगों का। ठीक है, तो मुंगेर के अंदर में हर 1000 लड़कों के मुकाबले के अंदर में केवल 876 लड़कियां है। ठीक है, और भागलपुर के अंदर में जो है फ्रेंड्स हर 1000 लड़कों के मुकाबले में केवल 880 लड़कियां है। ठीक है, तो सबसे कम लिंग अनुपात मुंगेर में, फिर भागलपुर के अंदर में है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सबसे कम वाली। ठीक है, अब आप लोगों को ये बताना है फ्रेंड्स, आप लोगों से ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ एग्जाम के अंदर में। ठीक है, 26/8/2023 को, और ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था आप लोगों का। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। ठीक है, सबसे ज्यादा वाला जो है वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो वो भी याद रखना है आप लोगों ने, सबसे ज्यादा कहां पर में होता है लिंग अनुपात आप लोगों का। ठीक है, तो ये प्लीज उसको भी याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे मैं उसके ऊपर में भी बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ये आप देख सकते हो गोपालगंज के अंदर में सबसे ज्यादा है 1021 आपका। ठीक है, चलिए फीमेल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर भाई गजब हो गया। मैंने आप लोगों का लिया मेल और फीमेल का। यहाँ पर में जो मेरे पास में सैंपल आया है अभी तक का, ठीक है, 2600 बच्चों का, जिसमें से 31% बच्चे यहाँ पर में मेल है इस क्लास के अंदर में। ठीक है, और 69% जो है वो फीमेल है। तो देख रहे हो आप लोग यहाँ पर में, मतलब भाई महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है पढ़ाई में। कम संख्या कम है, लेकिन पढ़ने के मामले में ज्यादा हो गई है। तो ये आप लोगों का रेशियो निकल कर आया अभी जो मैंने पोल कंडक्ट करवाया था यहाँ पर में उसमें। ठीक है, करीब 3000 लोगों में के पोल में इतना आया। गोपालगंज के अंदर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ये याद रखना आप लोगों ने, 1021। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों से मैंने कहा कि आप लोगों को मैं पुराने एंशियंट हिस्ट्री जो है बिहार की उसको भी टच करेंगे। गार्गी, मैत्री और ऋषि कपिल, ठीक है, इनका घर कहाँ था, ये कहाँ रहते थे। गार्गी कौन है, तो गार्गी और मैत्री जो है फ्रेंड्स ये वैदिक एज की महिलाएं है। वैदिक एज, ठीक है, वैदिक समय काल की जो है महिलाएं है, जिन्होंने अपना योगदान दिया है वेदों के अंदर में। गार्गी और मैत्री ऐसी महिलाएं, ठीक है, महिलाएं भी हुई है जिन्होंने अपने कुछ सूक्त दिए हैं ऋग्वेद के अंदर में। इसके अलावा कपिल जो है फ्रेंड्स ये एक ऋषि थे, ऋषि कपिल। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है फ्रेंड्स सांख्य दर्शन, सांख्या संख्या दर्शन जो है आपका, संख्या दर्शन, ओके, उसको प्रतिपादित किया है। हमारे भारत के अंदर में 6 फिलोसफी है, उनमें से एक है कपिल सांख्य दर्शन, उसको इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया इनके बारे में। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पोल आपके पास में आ चुका है, पोल के अंदर में आंसर करने की कोशिश कीजिए आप सभी के सभी लोग जल्दी से। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड सांख्य दर्शन की, तो सांख्य दर्शन कपिल जी ने दिया था। ये एक नंबर आप लोगों का जुड़ गया यहाँ पर में। ये सारे के सारे मिथिला से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसके जो है मतलब अलग अलग सोर्सेस है, सारे इसके अंदर में दिया हुआ है। देख सकते हो आप लोग, ये जो ब्लू कलर में आपको हिस्सा दिख रहा है बिहार का, ये है मिथिला वाला क्षेत्र। ठीक है, मिथिला, तो ये मिथिला से बिलोंग करते थे। गार्गी हो जाए, मैत्री हो जाए, ये दोनों महिलाएं हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना योगदान दिया है ऋग्वेद के अंदर में। और तीसरे जो है ऋषि कपिल, जिन्होंने सांख्य दर्शन जो है दिया है आपको, सांख्य दर्शन, वो भी मिथिला से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए, तो ये आप देख सकते हो मिथिला द लैंड ऑफ सीता जी भी है ये। ठीक है, मिथिला से ही बिलोंग करती थी सीता माता भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है महाबोधि मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी से सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे इसके अंदर में। जिन बच्चों ने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, ताकि आगे में जितनी भी चीजें जैसे आंसर की आती है सबसे पहले आपको पता चले, आपका सेंटर कोड आता है सबसे पहले आप लोगों को पता चले, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं महाबोधि मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों ने आंसर करने स्टार्ट कर दी है। देखो अगर आप लोगों को ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स, ठीक है, कमेंट में आंसर करना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर क्योंकि ई ऑप्शन वहां पर में है नहीं हमारे पास में ऑप्शन वहां लगाने का, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कमेंट के अंदर में भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए महाबोधि टेम्पल जो है आपको बोध गया के अंदर में मिलेगा। ठीक है, और ये आप लोगों का बिहार के अंदर में स्थित है, बिहार में। अब मैं आप लोगों को बोलूं कि ये विश्व धरोहर स्थल है, विश्व धरोहर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जितने भी बच्चों ने यूनेस्को वाला लेक्चर देखा है मेरा, वो बता सकते हैं कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया था। इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दी है। ठीक है, 2002 के अंदर में, 2002 के अंदर में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ई इज द आंसर यहाँ पर में। तो 2002 में महाबोधि टेम्पल
जो बोध गया में है, उसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। महाबोधि टेम्पल को सबसे पहले अशोका ने बनवाया था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये वही स्थान है जहां पर में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए, तो गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होने वाली जगह। इसके अलावा एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने, ये पूरी तरह से ईंटों से बना है, ईंट से निर्मित था। ठीक है, एक बौद्ध जो है मंदिर है जो पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के बिहार सीईटी बीएड एग्जाम के अंदर में पूछा गया प्रश्न, 4500 से ज्यादा लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। जल्दी जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, तो जो है मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और पूरी टीम भी मोटिवेटेड रहेगी। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर क्या है? तो बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 61.80%। ठीक है, 68% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, और इसमें से भी अगर मैं मेल और फीमेल का बात करूं यहाँ पर में, ठीक है, मेल और फीमेल की, तो क्या आंसर होगा? फीमेल का तो बहुत ही सिंपल है, 51 पॉइंट, ठीक है, 50 आप लोग लगा सकते हो यहाँ पर में, 51.50 महिलाओं की साक्षरता दर है। ठीक है, 51.5, और ये आया भी था एग्जाम के अंदर में, आपको पता है ना। ठीक है, उसके बाद में अगर पुरुषों की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर में पुरुष मेल 71.20%। ठीक है, अब इसको प्लस मत कर देना, नहीं तो बोलेंगे कि सर दोनों को प्लस करके तो ये 100 से ज्यादा हो जा रहा है। अरे जितने पुरुष है उनमें से कितना परसेंट जो है वो पढ़े लिखे है, और जितनी महिलाएं हैं उनमें से कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी, इसका ये मतलब होता है आपका। ओके, चलिए, तो 74% लोगों ने अब तक यहाँ पर में सही आंसर दिया है। आंसर होगा 61.80%। ये हो जाता है टोटल, स्त्री पुरुष दोनों मिलाकर टोटल लोगों में से कितना परसेंट बनता है। ठीक है, चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, बिहार से रिलेटेड, भारत और बिहार से रिलेटेड पूरा का पूरा डेटा कितने लोग चाहते हैं आपको मिल जाए, ये इमेज वाले सेक्शन के अंदर में आज डाल दिया जाएगा, क्योंकि इमेज वाले सेक्शन की टेस्ट है। ठीक है, 15 तारीख को। मैं फिर से बता दूं, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो। मैं पिछले जो है फ्रेंड्स करीब 6 महीने से उस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम काम कर रही है यहाँ पर। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको अच्छे से देखें। ठीक है, तो जिलों की संख्या पूरे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 640 है, और बिहार के अंदर में 38 है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ के आसपास में है, और बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। ये केवीएस पीआरटी में आया था क्वेश्चन, केवीएस पीआरटी के अंदर में, और केवीएस पीआरटी का भी आपका कोर्स लॉन्च हो चुका है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, जहां पर में बच्चे पढ़ भी रहे अच्छे से। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज्यादा है, मतलब हर वर्ग किलोमीटर के अंदर में 1106 लोग रहते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये क्या हो सकता है, चलो फाइंड द, ये क्या है आपका, ये है फाइनल डेटा के अनुसार 943, मतलब के आपका बेसिकली लिंग अनुपात है। ये लिंग अनुपात, कितनी महिलाएं हैं, और बिहार में कितनी महिलाएं हैं हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, 918। ये पूरा का पूरा डेटा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी। तो वही साक्षरता दर के बारे में आप देख सकते हो, साक्षरता दर भी यहाँ पर में दी गई है आप लोगों की, तो 61.8 जो है परसेंट है साक्षरता दर बिहार की। दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। नाउ फ्रेंड्स आप लोग देखिए, पूरा का पूरा ये मैप है आपका, इसमें आप लोगों को हर चीज दी गई है। ये मैप भी आपको वो इमेज वाले सेक्शन में मिल जाएगा। इस मैप को आप लोग देखिए, कितना प्यारा मैप है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर है। बिहार हेड टीचर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, लिखो सभी लोग। ठीक है, सभी के सभी लोग लिखेंगे। न्यूनतम क्षेत्रफल मतलब सबसे छोटा जिला, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब कम एरिया में ज्यादा लोग रहने वाला जिला आपका शिवहर है। ओके, उसके बाद में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कहां पर में आई है आपकी, सबसे ज्यादा लोग जो है दशकीय वृद्धि दर का मतलब 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां बढ़ी है, मधेपुरा में बढ़ी है। मधेपुरा वालों, ठीक है, मतलब बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर में बढ़ी है आप लोगों की, मधेपुरा के अंदर में। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया के अंदर में है। ठीक है, उसके बाद में सर्वाधिक साक्षरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक साक्षरता कहां पर में है, रोहतास में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां है, रोहतास में। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां है, रोहतास के अंदर में। और इस तरीके से फ्रेंड्स पूरा का पूरा आप लोगों को जो है ना, मैंने आपसे कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, बट आप लोगों ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। ठीक है, कि आप लोग 5000 बच्चा जो है वो कर दोगे। न्यूनतम लिंग अनुपात जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मुंगेर के अंदर में, वो भी यहाँ पर में दे दिया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं।
उसके बाद में जो है फ्रेंड्स न्यूनतम जनसंख्या कहां पर में है? शेखपुरा में है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में। देख सकते हो आप लोग, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पटना, सबसे कम शेखपुरा। ये भी क्वेश्चन आया था बिहार हेड टीचर के एग्जाम के अंदर में। दशकीय वृद्धि दर कितनी रही बिहार की? बिहार की दशकीय वृद्धि दर रही 25.4। ठीक है, 25.4%। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। बिहार में, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति कितनी है? ये आपका बिहार टीचर की जो 11-12 की एग्जाम हुई थी 2023 में, उसके अंदर में पूछा गया था। 5,000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर में, 4,220 लाइक्स है। तो आप लोगों का जो जैसा भी आप लोगों को लगता है, आप लोग जो है फ्रेंड सेशन को मोटिवेट करते रहेंगे, आप सभी लोग, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है आप लोगों की, तो ये है आपकी 61 दशमलव, ठीक है, कितना है आप लोगों का? 8% हो जाता है, 61.8%। लेकिन 61.8% जो है आप लोगों का दिया नहीं है यहाँ पर में, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का? 61.8% हो जाएगा। लिख के भी बता देना है आप लोगों ने यहाँ पर में। तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का नन ऑफ दी अबव। ई आंसर हो जाने वाला है इसका आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि 61.8 होना चाहिए था, दिया कहीं पे भी नहीं है इतना। और आप लोगों को पता है कि अभी हमने देखा कि बिहार की जो टोटल साक्षरता दर है वो 61.8% है। ये पूरा का पूरा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, जब मैंने सेंसस पढ़ाया है ऐप में, तो वो आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा। एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट, ठीक है, इन बिहार इज, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए, बिहार हेड टीचर के अंदर में 1 to 5 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन फिर से आ सकता है आप लोगों का। इसका आंसर करिए आप सभी लोग। आगे में बहुत सारी चीजें जो पढ़नी है हमने, पूरा लेक्चर आप लोग ध्यान से देखिए। इसके बाद में फिर आप लोगों को टेस्ट देंगे, ठीक है। जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा अच्छे से, उसको टेस्ट मिलेगी। गोल्डी बरार बोल रहे हैं, सर आपके कोर्स के कारण मेरा भाई टीचर बन गया है। चलो गोल्डी बरार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही जो है यहाँ पर में बन जाओगे टीचर, ठीक है, जल्दी ही। आंसर करिए इसका जल्दी से। बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर आने स्टार्ट हो गए यहाँ पर में। 51.5% होना चाहिए, 51.5 आप लोगों का दिया नहीं है यहाँ पर में। तो 51.5 जो है आप लोगों का आंसर होना चाहिए था, और आंसर नहीं दिया है, तो इसी वजह से आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा आप लोगों का, है ना। 51.5 नहीं दिया है तो नन ऑफ दी अबव, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आप लोगों का, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दी अबव। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जन नायक के नाम से भी जाना जाता है, किस अवधि के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे? ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जन नायक के नाम से भी जाना जाता है, वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जी। तो कब से कब तक वो जो है वो मुख्यमंत्री रहे? ये आप लोगों का पॉलिटी का क्वेश्चन आप लोगों के, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो है वो न्यूज में है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है, किस अवधि के दौरान जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे? मैं आपको कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आपको बताऊं फ्रेंड्स, इनको जननायक कहा जाता है। पहली बात तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। ये बिहार के 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर रहे, 2 बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। 1970 से 71 तक रहे, सभी लोग लिखेंगे। और दूसरा रहे 1977 से 1979 तक, ठीक है। और इनको हाल ही में इनके जन्म शताब्दी पर भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो 1970 से 71 और 77 से 79, 1970 से 71 और 1977 से 79। तो अब बताओ आंसर क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। अब आप लोग बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाएंगे यहाँ पर में। तो आंसर जो है फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर केस के अंदर में आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबो। डी आंसर हो जाएगा आप लोगों का इस केस के अंदर में।
ठीक है, 90% लोगों ने अब आंसर सही लगाया है, तो प्लीज दोनों पॉइंट लिख लीजिए। 2 बार मुख्यमंत्री बने 70 से 71 तक, ठीक है, और 77 से 79 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे ये बिहार के, ठीक है, जननायक के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, इनको आपको इनके बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो इनका जो जन्म स्थान है वो कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर के अंदर में है, ठीक है। 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। तो कौन से साल में इनका जन्म हुआ था? 1924 को, इसीलिए तो 100 साल कंप्लीट हो गए ना 2024 में, ठीक है। तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका निधन जो है फ्रेंड 17 फरवरी 1988 के अंदर में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये भी क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैं बोला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। ये क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। अभी हमको बिहार का पॉलिटी, बिहार का इतिहास, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्यार से कमेंट के लिए आपके। बिहार स्टेट के पेपर में 1 में 100+ क्वेश्चन सही है, आपकी क्लास से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। चलिए नीलभ नीलभ पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और काफी सारे बच्चे जो है फ्रेंड्स मैसेजेस फोन कर रहे हैं और अपने जो है वो भेज रहे हैं नंबर कितने आए हैं उनके। तो एस्टेट के अंदर में काफी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में 25.42%, ठीक है। तो 25.42% जो है इसका आंसर है। आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 71% लोगों ने सही आंसर दिया है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 25.4 है यहाँ पर में, लेकिन अगर हम लोग इसको पूरा का पूरा और 2 डिजिट तक खींचे तो 25.42% वो हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। आगे में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि डिकेडल ग्रोथ रेट 25.4 या 25.42% थी, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कहां पर पे थी, वो मैप को प्लीज मैं टीम से एक बार रिक्वेस्ट करूं, या फिर मैं यहाँ पर मैं उस मैप को मैं फिर से ले ले रहा हूँ, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर में लगाया है, डोंट वरी। मैंने उस मैप को फिर से यहाँ पर में लगा लिया है आप लोगों के लिए, ठीक है, इसके नीचे में। तो मधेपुरा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि 30.65% के साथ में सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट, मतलब कि दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहा रही, ठीक है, मधेपुरा के अंदर में। और गोपालगंज के अंदर में जो है लोवेस्ट, मतलब 18.83% रही, 18.83%, ठीक है। सबसे कम लोग यहाँ पर में बढ़े, सबसे ज्यादा मधेपुरा में बढ़े। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, आप लोग देखिए, इसमें आप लोग देख सकते हो कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा, आप लोग देख सकते हो, पूरा इमेज आप लोगों के लिए कर दिया है, पूरा का पूरा अवेलेबल करवा दिया आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऐप पर। मधेपुरा सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, क्वालिटी कंटेंट आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज के अंदर में क्या है, न्यूनतम जो है आप लोगों का जो है दशकीय वृद्धि दर जो है वो आप लोगों को गोपालगंज में आप लोगों को देखने के लिए मिला है। तो देख सकते हो आप लोग, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज के अंदर में मैप में मिल गया आप लोगों को यहाँ पर में, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर में हो जाएंगे, दोनों के दोनों लिख दीजिए कमेंट के अंदर में आप लोग, ताकि आप लोगों को याद हो जाए चीजें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मैं जस्ट उसका आंसर छुपा देना चाहता हूँ, क्योंकि इसका आंसर दिख रहा है, ठीक है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए देखिए, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बिहार ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। रोहित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स की, शिवहर इज अ डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम फॉरेस्ट एरिया ऑफ बिहार, कैमूर इज द मोस्ट फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखिए बिहार के अंदर में जो है फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पर में जानकारी दी गई है। देखिए अगर मैं बात करूं बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर में है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, पहले नंबर पे आता है कैमूर, जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है, कैमूर के अंदर में पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे आता है आपका पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण सेकंड नंबर पे। तो कैमूर जो है वो सबसे ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया है। सबसे ज्यादा जो है वन कहां पर में, सबसे अधिक वन आपको जो है मिल जाएंगे कैमूर के अंदर में। शिवहर जो है वो सबसे कम फॉरेस्टेड एरिया वाला इलाका है, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद में फिर शेखपुरा आता है। तो शिवहर जो है वो सबसे कम फॉरेस्टेड एरिया या सबसे कम वन वाला एरिया है आप लोगों का। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है आप लोगों का। तो आंसर आप लोग क्या लगाओगे, आप लोग बताएंगे यहाँ पर में जल्दी से, ठीक है। आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते जाइए यहाँ पर में। सर मेरी वाइफ अंकिता भी देख रही है अपने घर
कोदरमा से, शी इज बिग फैन ऑफ यू सर, एक बार मोटिवेट कर दीजिए उसे प्लीज। ग्लोबल एजुकेशन जी, मतलब आपकी वाइफ को मोटिवेट करने के लिए मेरी जरूरत पड़ रही है, तो फिर यार ये तो बड़ी मतलब विचित्र सी स्थिति है। ठीक है, आप हो उनके जीवन साथी, ठीक है, तो मोटिवेट कीजिए, आप खुद एक उनके लिए मोटिवेशन हो, आप एक दूसरे के लिए मोटिवेशन हो। ठीक है, और दूसरी चीज ये है ना कि आप ये सोचिए कि जीवन कितना बेहतर हो जाएगा जब आप दोनों के दोनों लग जाएंगे, आपके बच्चे जो है वो उनको आप कितना खुशहाल जीवन दे पाओगे। ठीक है, ये एक मोटिवेशन रखिए। और मैंने एक बहुत मोटिवेशनल वाली एक पोएम डाली है ऐप में, कोर्स में, कितने लोगों ने देखी है बताना मुझे। मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा इसका, सी इज द आंसर। तो ये इसको देखिए आप लोग, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी के सभी लोग। ठीक है, कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर बाद में सबसे कम वाले में शिवहर और शेखपुरा है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में आप लोगों का इसके ऊपर में भी आप लोगों के जो है क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसके ऊपर में भी आप लोगों के बन सकते हैं आप लोगों का। ठीक है, किस तरीके से बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे में, और भी हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसके ऊपर में बेस्ट। अभी फिलहाल के अंदर में आप इसको याद रखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आगे बढ़ते हैं हम लोग, 64वीं बीपीएससी का एक क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप तब तक। इमेज वाला कहाँ पर में अवेलेबल है? इमेज वाला देखिए, जितने भी आपके कोई भी बच्चा है जिसने कोई भी, चाहे कोई भी एक छोटा से छोटा कोर्स भी अगर परचेज किया हुआ है टीचिंग परीक्षा से, तो उसको उसके कोर्स के अंदर में ऐड कर दिया गया है उसको। ठीक है जी। और इमेजेस को जो है कंटिन्यूअसली मुझे बताया जा रहा है कि पीछे से और अपडेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और 15 तारीख को उसकी टेस्ट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो बिल्कुल कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था भाई, बीपीएससी की 64वीं बीपीएससी के अंदर में। ठीक है, जो भी दानी सर का लेक्चर देखकर जाएगा वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, सी। तो 90% लोगों ने सही आंसर लगाया है। ठीक है, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो सेक्स रेशियो मतलब होता है हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां हैं पूरे बिहार के अंदर में। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात गोपालगंज में है, सबसे कम मुंगेर के अंदर में है। इमेज में आपको दिखाया मैंने। बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चलिए लीजिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। बिहार में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा प्रकार के वन कौन से हैं? बिहार में पाए जाने वाले सबसे मुख्य प्रकार के वन कौन से हैं? 5700 के करीब बच्चे जुड़ गए हैं फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं 4930 बच्चों ने सेशन को अब तक लाइक भी कर दिया है। जब तक मैं देख रहा हूँ 4939 हो चुके हैं अब तक। तो जल्दी जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक साथ सेशन को लाइक भी कर देंगे, और जहां शेयर कर सकते हो शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, बिहार के अंदर में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है आपका, वो है डेसिडुअस, पर्णपाती। और आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर मैं, आप लोग प्राउड फील कर सकते हो। ठीक है, भारत माता की जय। भारत के अंदर में भी सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट है आप लोगों के, वो कौन से है? ठीक है, आप लोगों के डेसिडुअस फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब क्या होता है? पर्णपाती जो पेड़ पौधे होते हैं, वो केवल और केवल मानसून सीजन में हरे भरे रहते हैं, और बाकी गर्मी के सीजन में क्या होते हैं, वो नंगू पुंगू हो जाते हैं, मतलब उनका उनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। फिर बारिश आएंगी, बारिश के सीजन के अंदर में, मानसून सीजन में फिर से हरे भरे हो जाएंगे, मस्त पैकी एक नंबर खुश। ठीक है, लेकिन जैसे ही जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में गर्मी का मौसम आएगा, ठीक है, वो पतझड़ हो जाएगा, उनका पत्ते झड़ जाएंगे उनके। ठीक है, तो इनको पर्णपाती या डेसिडुअस कहा जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और यहीं पर बिहार में भी, ठीक है, आप लोगों के डेसिडुअस फॉरेस्ट आप लोगों को मिलेंगे पर्णपाती। पर्णपाती जो फॉरेस्ट होते हैं, इनको मॉनसून टाइप के फॉरेस्ट भी बोला जाता है, मॉनसून, क्योंकि केवल मॉनसून के अंदर में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, मॉनसून टाइप के फॉरेस्ट, मॉनसून टाइप का फॉरेस्ट आप लोगों का ये भी कहा जाता है उसको, हिंदी में भी मॉनसून फॉरेस्ट ही बोलते हैं, मॉनसून वन, मॉनसूनी वन। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, मैंने आप लोगों से कहा है कि बिहार से रिलेटेड आप लोगों को मैं मैक्सिमम चीजें आपको करवा दूंगा आज। जो बच्चा पूरा देखेगा उसका फायदा होने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अभिषेक यादव जी। जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिसको बिहार स्टेट मिल्क कॉर्पोरेशन फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है, पटना में इसका जो है फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार मिल्क स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर में है? तो पटना के अंदर में है। इसकी ये ब्रांड नेम क्या है इसका, ये भी बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए कि जो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, अमूल जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है गुजरात के अंदर में, तो वैसे ही फ्रेंड्स बिहार का जो है मिल्क ये लोग जो बेचते हैं, उसका ब्रांड नेम आपको बताना है, इसका ब्रांड नेम क्या है?
बिहार में अगर रहते हो तो भाई ब्रांड नेम पता होना चाहिए इसका, ठीक है? नहीं पता होगा तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है? कॉम्फेड बताइए जल्दी से, कॉम्फेड का कहां पर में आप लोगों का कब इसकी स्थापना हुई थी कॉम्फेड की? तो 1983 के अंदर में, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, पटना में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रांड नेम क्या है? सुधा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड, सुधा, ठीक है? सुधा मिल्क मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां पर में, आप देख सकते हो ये है सुधा मिल्क आपका, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, कॉम्फेड इसको बोला जाता है। आंसर केवल 33% लोगों ने भी नहीं, अराउंड जो है यहाँ पर में कितना परसेंट, 30 अब हो गया 33% आंसर बताने के बाद में, 33% लोगों ने केवल आंसर दिया था इसका, ठीक है? तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, इसलिए बोल रहा हूँ लेक्चर पूरा देखिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कर पाए सॉल्व इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे, ठीक है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है? बिहार के अंदर में मिल्क फेडरेशन जो है सरकारी संस्था है, 1983 में बनाया गया था। सुधा ब्रांड नेम से ये लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाल ही में कौन सा वाला एक प्रोडक्ट है बिहार का जिसको ट्रेडमार्क चिन्ह मिला है? ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क हाल ही में मिला है, ठीक है? 2024 मार्च 2024 की न्यूज है, ट्रेडमार्क मिल गया उसको, ठीक है? तो क्या है ये भी बताइए आप लोग। केवल 9% लोगों ने आंसर किया था जब मैंने पूछा था उस समय में तब। टी को, वेरी गुड, क्या बात है, बिहार टी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं लेक्चर, रिवाइज कर रहे हैं, उन लोगों को याद होगा। तो देखिए बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? बिहार फॉरेस्ट गार्ड ऑफिशियल पेपर में, और इसके अलावा बिहार हेड टीचर में भी आया था ये क्वेश्चन, बिहार हेड टीचर, हेड टीचर के अंदर में भी आया था आप लोगों का, हेड टीचर 2022 वाली जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर में, ठीक है? तो आंसर होगा सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है आप लोगों का वो कौन सा है? शेखपुरा है आपका। ये आंसर भी याद रखेंगे आप सभी लोग, शेखपुरा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। केवल 54% लोगों ने आंसर दिया है, 54% लोगों ने, ठीक है? जबकि मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों ने आंसर देना था यहाँ पर में। आप लोगों को वो मैप के थ्रू भी मैंने बताया हुआ है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इसका आंसर कर सके, ठीक है? आपको पता है ना, आप लोगों को एक मैप दिया हुआ है मैंने, जिसके अंदर मैं आपको बताया है कि भाई आपका सबसे जो है कम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? शेखपुरा में है। आप लोग देख सकते हो, ये टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगा, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है? उनको शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या, ओके? और सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना के अंदर में है, ठीक है? ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये फॉरेस्ट गार्ड में आया था और बिहार हेड टीचर में भी आया था। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में भी। 6000 से ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, 5409 लाइक्स यहाँ पर में आपने कर दिए हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोका ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने। महाबोधि टेम्पल गया में स्थित है, क्या ये यूनेस्को साइट है, हाँ या ना? क्या ये यूनेस्को साइट में है, हाँ या ना? अगर हाँ तो ईयर आप लोग बताएंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने ये सारी चीजें बार बार रिवाइज करके पढ़ाया है आप लोगों को, ओके? तो आंसर जो है फ्रेंड्स, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अशोका के समय में बनाया गया था, पूरी तरह से ये ईंटों से बना था, और ये 2002 में, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में शामिल किया गया। जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो बहुत अच्छे से आंसर कर पाएगा, तो पूरा लेक्चर आप लोग देखिए यहाँ पर में, ठीक है? 2002 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में। नेहा सोमू ने आंसर कर दिया, उमेश ने, रिया ने, बहुत सारे लोग जो है आंसर कर रहे हैं यहाँ पर में, बहुत बढ़िया। तो अशोका ने इसको बनवाया था फ्रेंड्स, ठीक है? 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, और ये ईंटों से निर्मित करवाया गया था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, और मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों से जरूर देखना चाहूंगा, ठीक है? जल्दी से बताइए। पोल भी आपको दे दिया है, बताइए अशोक का इनमें से कौन सा शिलालेख एक गांव के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख करता है? अशोका का एक अभिलेख है कि सम्राट अशोक ने क्या किया, एक गांव में गया और वहां के जो गांव था, वहां की जो राजस्व था, वहां का जो पैसा था, टैक्स का पैसा, उसमें उनको रियायत दे दी, उनको छूट दे दी। तो कौन सा अभिलेख है? अब जो बच्चे का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा, ठीक है? अशोका के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अशोका जो है फ्रेंड्स, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, बिहार में, बिहार से शासन करता था, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसके बारे में पढ़ना है यहाँ पर में, ठीक है? तो लुम्बिनी कॉलम या लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन जो है उससे हमको पता चलता है। लुम्बिनी कॉलम या लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन को, या लुम्बिनी का जो स्तंभ है उसको हम रुम्मन देई, रुम्मन देई, ठीक है? रुम्मन देई जो है यहाँ पर में इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, रुम्मन देई शिलालेख भी कहा जाता है, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, रुम्मन देई। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है? ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, रुम्मन देई इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि अशोका जो है वो लुम्बिनी गए थे, और वहां पर में जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन बनाया था उसको हम लोग
लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन या लुम्बिनी कॉलम या रुम्मनदेही भी कहते हैं हम लोग, रुम्मनदेही पिलर या रुम्मनदेही इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। इससे हमें पता चला था कि अशोका ने वहां पर में जो टैक्स था, ठीक है, उस टैक्स को क्या किया था फ्रेंड्स, उसने 1/8 कर दिया था। ठीक है, 1/8 कर दिया था, मतलब कि जो है लगभग लगभग आप लोग लगभग आप लगा सकते हो कि 87.5% की जो है उसने छूट दे दी थी। 1.8 मतलब 87.5, ठीक है, तो 87.5% की छूट दे दी। बोले कि यार यहाँ पर में शाक्य किसका जन्म हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और चीज याद आ गई, रुम्मनदेही इंस्क्रिप्शन में गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा गया है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन किसके अंदर में आया था, टीम मुझे प्लीज एक बार वहां पर में बता दीजिएगा आप लोग। अभी कुछ दिन पहले जो है चंडीगढ़ एनटीटी में या फिर यूपीएससी के दोनों में से किसी एक किस में आया था। ठीक है, शाक्य मुनि के नाम से उनको कहा गया है, शाक्य मुनि उनको कहा गया है। ठीक है, शाक्य मुनि, ये भी याद रखना है। इसके अलावा उनको तथागत भी कहा गया है, तथागत। ठीक है, तथागत का मतलब होता है जैसे आए थे वैसे गए, तथागत। ठीक है, तथागत भी कहा गया है, शाक्य मुनि और तथागत नाम से उनको संबोधित किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये हमें कैसे पता चलता है, अशोका के रुम्मनदेही इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है कि यहाँ पर में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। काफी सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को आने वाले समय के अंदर में करवाऊंगा। अभी अभी हम लोग यहाँ पर में फिलहाल में जो है हम लोग जल्दी जल्दी से हमारे जो बिहार से रिलेटेड जो चीज है उनको पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर में। अब देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका, बिहार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला लॉज स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला लॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी का। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बताओ क्या आपको, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1875 में। कहां पर में हुई थी, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया मद्रास में, मद्रास में भी एक जगह है जिसका नाम है अडियार, वहां पर में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और एनी बेजेंट जो थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही जुड़ी हुई थी। बिहार में इसकी पहली ब्रांच या इसका पहला लॉज कब खोला गया, तो ये खोला गया था आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, बताइए जल्दी से। इसके स्थापित होने के करीब 7 साल के बाद में भागलपुर के अंदर में खोला गया था 1882 के अंदर में। ठीक है, 1882 के अंदर में। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, 1882 के अंदर में। बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 11 ब्रांचेस और 7 सेंटर्स भी खोल दिए गए थे 1904 तक बाद में। ठीक है, लेकिन 1882 में इसका पहला जो लॉन्च था, पहला सेंटर था भागलपुर के अंदर में खोला गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, भागलपुर के अंदर में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी, मद्रास अडियार में इसका हेडक्वार्टर खोला, बाद में शिफ्ट हो गया। इसके अलावा बिहार में भागलपुर में 1882 में इसका पहला सेंटर खुला था, ये याद रखेंगे आप लोग। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, सर आरओ एआरओ में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखिए शालिनी श्रीवास्तव भी आपको यहाँ पर मैं मोटिवेशन दे रही है कि क्वेश्चन इससे आया था उनके भी एग्जाम में। बिहार विधान परिषद की क्षमता कितनी है, बिहार विधान परिषद, देखिए फ्रेंड्स विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है, बाकी के पास में केवल विधानसभा है। ठीक है, तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों होने वाले ऐसे राज्य कितने हैं, 6 है। एक तो हमारा खुद का बिहार है, ठीक है, हमारा पड़ोसी यूपी है, ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र है आपका, ठीक है, कर्नाटक है, ठीक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, विधान परिषद की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बिहार के अंदर में इसकी क्षमता कितनी है, तो 75 है, 75, 75। अच्छा आपको पता है विधान परिषद की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम, अधिकतम या मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है इसकी, कोई बता सकता है मुझे। ठीक है, बिहार विधान परिषद हो या कोई भी विधान परिषद हो, उनमें मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम, तो ये हो सकती है फ्रेंड्स 1/3। ठीक है, मतलब कि आप लोगों का विधान परिषद जो है ना, उसके 1/3 से जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 1/3 ऑफ विधानसभा। बिहार की विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या है, जल्दी ये बताइए आप लोग, बिहार की विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या है, विधानसभा के अंदर में कितनी सदस्य संख्या है बिहार के, 243 है। ठीक है, 243। तो आप लोगों को आंसर निकालने के लिए 1/3 इंटू 243 करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा वो मैक्सिमम इसकी बन जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इसका ये मतलब है, ठीक है, कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है,
तो 8 और 1 मतलब ये हो जाता है आप लोगों का 81। मैक्सिमम जो है 81 हो सकती थी, लेकिन अभी भी कितना रखा हमने, 75। 81 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन अभी हमने 75 रखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये 1/3 होता है, ये पूरे मतलब कहीं पे भी विधान परिषद है तो 1/3। अच्छा, मिनिमम भी एक है, मिनिमम मिनिमम 40 होनी चाहिए, 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी एक रूल है हमारे संविधान के अंदर में, मिनिमम 40। तो देखिए मैंने आपको भारत का पॉलिटी भी पढ़ा दिया इसके साथ में, बिहार के साथ में ये पूरे भारत पे लागू होता है कि विधान परिषद अगर कहीं पे है तो उसकी मैक्सिमम संख्या विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। और मिनिमम 40 तो होनी ही चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये भी हम लोग यहाँ पर में देख लिए हैं। 6,350 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। 5,766, 5,773 लोग अब लाइक कर चुके हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बढ़ते भी जा रहे हैं। जल्दी से 6,000 पार करना है आप सभी लोगों ने मिलकर, ठीक है। चलो, तो ये देख लीजिए लोकसभा मेंबर्स कितने हैं, 40। राज्यसभा के मेंबर 16। राज्यसभा में कितना रिजर्वेशन है बताइए जल्दी से। क्या राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन होता है? नहीं, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। क्या लोकसभा में रिजर्वेशन है? जी हाँ, लोकसभा के अंदर में जो है फ्रेंड्स 2 सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, एसटी के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीटें। ना फ्रेंड्स, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, ठीक है, ये बताएंगे आप सभी लोग। पूरे की पूरी लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पर में, अब बिहार की नहीं हो रही है, ये बात पूरे के पूरे लोकसभा की हो रही है। तो उसका भी आंसर कर दीजिए आप सभी लोग, क्या बात है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा है फ्रेंड्स, आप लोगों में से काफी सारे बच्चे हैं जो सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। 5,936 आप लोगों ने कर दिया है, ठीक है। लाइक्स को एक बार शेयर भी करते रहेंगे यार आप। मुझे उम्मीद थी कि आज आप लोग जो है पहले क्वेश्चन के अंदर में 5,000 कर दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, हम लोग फिर और मेहनत करेंगे, और ज्यादा जो है आप लोग जो है मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो समय है ना आप लोगों का पढ़ने का, अगर ये चला गया तो आप लोग जो है फिर वापस नहीं ला पाओगे, इसलिए पढ़ लो अभी जो पढ़ा रहा हूँ। तो आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। एससी के लिए जो है फ्रेंड्स कितनी है और एसटी के लिए कितनी है, दोनों चीजें आप लोग बताओगे। मैं जैसे आंसर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोगों का एससी के लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों का कितनी सीटें हैं, 80 जो है यहाँ पर में आप लोगों का कितनी सीटें हैं, ये क्वेश्चन अगर आ सकता है आप लोगों का तो ये याद रखेंगे आप लोग। और उसके बाद में अगर आप लोगों से पूछा जाए एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, तो वो भी आप लोग मुझे बताओगे। एससी और एसटी दोनों के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, विधानसभा के अंदर में, लोकसभा के अंदर में। बहुत कम लोगों ने आंसर किया है भाई, 47 है, टोटल मिला के 131 होता है, ठीक है। तो 47 आंसर होना चाहिए था, 47 कहीं पे भी नहीं दिया, तो आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दी अबव। ऐसे पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए जिन्नी पोदार जी ने लिख दिया है, ठीक है, जिन जिन भी लोगों ने लिख दिया है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जिन्नी पोदार जी ने भी लिख दिया, बाकी लोगों ने भी लिख दिया है, ठीक है। एसटी के लिए 47 है, तो एसटी और एससी और एसटी टोटल सीटें मिलाकर 131। क्या ओबीसी के लिए या बैकवर्ड क्लास के लिए कोई रहता है कि रिजर्वेशन? नहीं, केवल एससी और एसटी के लिए रहता है, और वो भी केवल लोकसभा में, ठीक है, राज्यसभा में नहीं रहता। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं, अब ये तो बता ही सकते हो यार आप लोग, ठीक है। केवल मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 30 सेकंड के अंदर में बता दीजिए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी अभी लोकसभा का चुनाव होकर उठा है। थैंक यू वेरी मच, 6,075 लाइक्स आप लोगों ने कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अनुसूचित जाति के लिए जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा एससी के लिए आपका 84, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, 91% लोगों ने सही आंसर लगाया। अब आपको हमेशा याद रहेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते कौन लगाता है। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से पढ़कर आंसर लगाए इसका, आप लोग लगाए इसका आंसर पढ़ के। जस्ट अ सेकेंड। आप लोग पढ़िए और आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। पोल भी आप लोगों की तरफ में दिया जा चुका है। जिन जिन बच्चों ने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए आप लोग, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका 84 प्लस, ठीक है, 47, तो ये होता है 131, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया था। तो फिर से आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 131। खुशबू जहां ने सही आंसर लगाया यहाँ पर में, वेरी गुड खुशबू, ठीक है। तो कमेंट में भी आंसर करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे, जो लोग अभी देख रहे हैं बाद में देख रहे हैं, सभी लोगों को आंसर लगाते रहना है, ठीक है। और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उन लोगों के लिए टेस्ट रहेगी इस सेशन के तुरंत बाद। चलो,
तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये होगा, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण निर्धारित नहीं है। कहां पर में रिजर्वेशन नहीं है? ठीक है, ये भी बताइए कहां पर में रिजर्वेशन नहीं है? लोकसभा के अंदर में रिजर्वेशन, ठीक है, ओके। विधानसभा के अंदर में रिजर्वेशन है, पंचायतों के अंदर में भी एससी एसटी का रिजर्वेशन है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और 6 राज्यों में विधान परिषद है, वहां पर में रिजर्वेशन नहीं है। विधान परिषद, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से जो है राज्य है जहां पर में विधान परिषद मौजूद है? कमेंट करके देखते हैं कितने लोग बताते हैं। और आप लोगों को पता है कि लेक्चर के बाद कमेंट में आप लोगों ने एक दूसरे से सवाल भी पूछना है, तो वो भी सवाल आप पूछ सकते हो। एक सवाल मैंने भी दे दिया आप लोगों को कि आप लोग बच्चों से पूछ सकते हो कमेंट में और बाकी लोग आंसर करेंगे। एक हेल्दी कम्युनिटी बन जाती है जब आप क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से करते हो तो। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए। इमेज वाला कहाँ पर में मिलेगा? देखिए, इमेज जो है ना आप लोगों का ऐप के ऊपर में अवेलेबल है। ठीक है, किसी भी कोर्स में आप चले जाइए, उसके अंदर में ऐप के अंदर में आपको पूरा इमेज वाला सेक्शन मिल जाएगा। वहां पर में ये मैप्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, एचडी मैप्स, वो भी डाल दिए जा रहे हैं। और इसका श्रेय मैं ना लेते हुए, मैं इसका श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। ठीक है, और कि भाई उन्होंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए निकाला है। आंसर दिख रहा है यहाँ पर मैं आप लोगों को, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, आंसर दिख रहा है, कोई बात नहीं। कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक एग्जिस्टेड इन प्री मौर्यन पीरियड। मौर्य पीरियड जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जो है आप लोगों का एक 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर में आया था आप लोगों का। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले, ठीक है, 600 बीसी के आसपास में भी हमारे भारत के अंदर में महाजनपद वाला कंसेप्ट था। ऐसा माना जाता है कि 16 महाजनपद थे और ये 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र इनमें दी गई है। 16 महाजनपदों की सूची, तो ये भी बिल्कुल सही है। 16 महाजनपद थे और उनमें से कई सारे महाजनपद गणराज्य थे। गणराज्य मतलब कि वो क्या करते थे अपना, आप लोगों को पता है ना, वो लोग सभा वगैरह भराते थे। उनमें एक रिपब्लिक टाइप की चीज थी, जैसे हमारे भारत के अंदर में राय शुमारी होती थी, मीटिंग होती थी और फिर निर्णय लिए जाते थे। ठीक है, आपका वज्जी उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वज्जी उसी का एग्जाम्पल है ना, बिहार के अंदर में वज्जी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आप लोगों का पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आप लोग लगा सकते थे। चलो, अच्छा, बिहार के अंदर में इन 16 में से कितने मगध जो है महाजनपद बिहार में थे? कितने महाजनपद बिहार में थे इन 16 में से? बताइए जल्दी से। इन 16 में से कितने महाजनपद बिहार में थे? कमेंट करके आप सभी लोगों ने बताते जाना है। ठीक है, चलो। तो वज्जी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का गण या संघ टाइप की व्यवस्था थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, बिहार में ही। अच्छा, अब ये 16 महाजनपद आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 16 में से 3 महाजनपद बिहार में थे, मगध, अंग और वज्जी। ठीक है, मगध, अंग और वज्जी, ये 3 महाजनपद आप लोगों को बिहार के अंदर में मिलेंगे। ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में एक सवाल पूछा गया आपसे। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, नन ऑफ दी अबव। सबसे अधिक है और कितना है ये भी बता देंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का मैराथन भी लेंगे शाहिद के इकबाल जी, बिल्कुल। जैसा जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, जितना ज्यादा आप अपना अपना लेवल के ऊपर में एक एक बच्चा अपना कंट्रीब्यूशन देगा, उतना ज्यादा हम लोग करते जाएंगे यहाँ पर में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा अधिक है 1106, और ये कहाँ का है? बिहार का है आपका। ठीक है, बिहार में। ओके, तो बिहार में जो है हर 1 किलोमीटर के बॉक्स के अंदर में 1106 लोग रहते हैं। और भारत की जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 है भारत की, और बिहार की है 1106। आप देख लीजिए कितना फर्क है। ओके, चलिए, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? दशकीय वृद्धि दर, ये एक बार लिख दो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर, 64% लोगों ने आंसर दिया पिछले वाले का, जबकि कितना इजी था, इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ो आप लोग अच्छे से। बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जी, तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग लगा रहे हो कंटिन्यूअसली कि पूरे बिहार के अंदर में, ठीक है, बिहार भारत का जो पूरा एरिया है उसमें से बिहार कितना परसेंट कवर करता है? ध्यान से आंसर करना है आप लोगों ने, ठीक है? ये जितने भी लोग जो है यहाँ पर में बी आंसर कर रहे हैं, ठीक है? उन सब लोगों का गलत है, जितने लोग डी आंसर कर रहे हैं उन सबका गलत है, जितने लोग सी आंसर कर रहे हैं उनका भी गलत है। भाई आप लोगों को बता दूं 2.86% है। मतलब ये जो है आपका बिहार जो है 2.86% करता है। प्लीज इसको याद रखिए, सभी लोग लिख लीजिए। और ये जो है ना आपका 8.58 जो आप लोग लगा रहे हो, ये पूरे भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है? बिहार की जनसंख्या, ठीक है? भारत की जनसंख्या का बिहार में, भारत, ठीक है, की जो जनसंख्या है, जनसंख्या, ओके, उसका बिहार में कितना हिस्सा है वो आपका है, बिहार का हिस्सा, बिहार का हिस्सा, ओके, ये आप लोगों को मिल जाता है 8.58% जनसंख्या के अंदर में। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं भूमि के क्षेत्रफल की, तो ये है 2.86%। क्या हर बच्चा लिख देगा कमेंट में इसको जल्दी से? 2.86%, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। एरिया लिखो, देखो ऐसा मत करो, एरिया लिखो 2.86%, जैसे कयारा ने लिखा है जी, पुहन ने लिखा है, अमृता, या आप सभी लोग भी, ठीक है? 2.86 मत लिखिए, आप लोग लिखिए एरिया 2.86% और जनसंख्या का हिस्सा कितना है? 8.58%। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है आप लोगों ने जो लिखना है, जो आपके एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर में आप देखिए, ये है भारत के अंदर में जो है बिहार, तो बिहार जो है पूरे भारत का, ठीक है, भारत का कितना परसेंट करता है? 2.86% एरिया कवर करता है, एरिया। अच्छा, ये जो 2.86% एरिया है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, नंबर कितना है, कोई बता सकता है? बिहार के पास में कितना किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता रहा हूं आपको, ये बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आ चुका है, ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पूरे बिहार का, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है? 6,486 लाइक्स भी आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ऐसे ही आप लोग शेयर भी कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार जहां जहां शेयर कर सकते हो एक एक बार फिर से शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चे का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पर में हो। तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर आप लोगों का। ओके, चलिए, अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था, ये बता दीजिए आप सभी लोग। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था? तो ये था भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र के अंदर में, ठीक है? भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र के अंदर में। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में था? भागलपुर और मुंगेर के अंदर में। ये देखिए आप लोग, 16 महाजनपद थे, जिनमें से 3 थे आप लोगों के बिहार के अंदर में, अंग, मगध और तीसरा वाला वज्जी। तो अंग महाजनपद जो था, उसकी राजधानी थी चंपा। क्या राजधानी थी? चंपा। आज के भागलपुर का जो क्षेत्र है ना, वहां पर में आप लोगों को मिलेगा। और उसके अलावा जो है आपका मुंगेर का जो इलाका है, वहां पर उधर में भी फैला हुआ था ये। तो भागलपुर और मुंगेर के इलाके के अंदर में फैला हुआ था, राजधानी चंपा थी। पूछा क्या है आप लोगों से, याद रखेंगे आप सभी के सभी। अंग महाजनपद, ठीक है, अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी चंपा। सभी लोग लिख देंगे चंपा, ठीक है? और ये जो अंग महाजनपद है आप लोगों का, ये भागलपुर और मुंगेर के इलाके में फैला हुआ था, भागलपुर प्लस मुंगेर, ठीक है, बिहार के। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आता है, ठीक है? इसी वजह से याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है? ये पूरी की पूरी लिस्ट है फ्रेंड्स की कौन कौन सा जो है वो महाजनपद थे आपके बिहार के अंदर में। अंग महाजनपद था, चंपा था जिसकी राजधानी राजगृह
फिर एक समय में, कुछ समय में काल अशोका के समय में वैशाली भी रही, फिर पाटलिपुत्र, और ये इलाका जो है आपका गंगा के मध्य और दक्षिण वाले क्षेत्र में था। वज्जी जो है वो आप लोगों का दरभंगा मधुबनी के क्षेत्र में था। भागलपुर और मुंगेर के आसपास में अंग महाजनपद था। ये पूरे के पूरे 16 महाजनपदों की लिस्ट है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि काफी सारे बच्चे हैं, उन लोगों की हैवी डिमांड के ऊपर में कि सर जो है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि कल उन्होंने वीडियो रात में देखा, तो उन लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स ये जो 70% आप लोगों का ऑफ था बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, उसको एक दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है। और बीपीएससी टीआरई 4 के ऊपर में जो है आप लोगों का, ठीक है, स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स थे, जिन्होंने लेट लेक्चर देखा या आज देखा उन्होंने लेक्चर, उन लोगों के लिए, ठीक है, ये ऑफर जो है आप लोगों का आज के लिए बढ़ाया जा रहा है। आप लोग 9697884444 या 7611101101 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है फ्रेंड्स इसको जो है अवेल कर सकते हो। टीआरई 4 के अंदर में आप लोगों को और टीआरई 3 के अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स पूरा फुल कोर्स तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप लोगों को जो है जो 65 पेपर से आपके 65 प्रीवियस ईयर पेपर्स अब तक के जितने भी हुए हैं, चाहे वो लीक पेपर ही क्यों ना हो, वो भी मिल जाएंगे आपको। जो ई बुक्स है, प्रीमियम ई बुक्स, वो मिल जाएंगी, फुल कोर्स मिल जाएगा, रिवीजन कोर्स उसमें मिल जाएगा, सब कुछ एक साथ उसी के अंदर में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर पाए गए हैं? ठीक है, तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य काल के समय के जो है कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य आप लोगों को मिले हैं, तो ये साक्ष्य आपको कहां पर में मिले हैं? तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से मौर्य काल के साक्ष्य कहां पर में मिले हैं, तो ये आपको कुम्हरार में मिले हैं। कुम्हरार कहां पर में है ये बता दीजिए आप सभी। ठीक है, कुम्हरार कहां पर में है ये भी आप बता सकते हो मुझे। कुम्हरार नाम की जो जगह है ये आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड्स पटना में। पटना में आप लोगों को कुम्हरार के नीचे में जब ये खुदाई की गई, तो यहाँ पर में आप लोगों को पाटलिपुत्र के सबूत मिलते हैं। पाटलिपुत्र मतलब वहां पर में जो पाटलिपुत्र राजधानी थी ना, उसका महल का इलाका, ठीक है, बौद्ध जो है मठ, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती है कुम्हरार के अंदर में। तो ये देखिए आप लोगों को कुम्हरार जो पार्क है पटना के अंदर में ही, कुम्हरार पार्क, कुम्हरार पार्क पटना में है। पाटलिपुत्र के निशान यहाँ पर में मिले आप लोगों को। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें, बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह आप लोगों को जो श्राइन्स है, बुद्धिस्ट श्राइन्स, अशोका के समय के कुछ बौद्ध मठ, ये सारी चीजें आपको मिलती है यहाँ पर में कुम्हरार में। कहां पर में? कुम्हरार में। लिख दो सभी लोग एक बार ताकि याद हो जाए। और कुम्हरार कहां पर में है? पटना में। वहां से मौर्य काल के आप लोगों को अवशेष मिले हैं, मौर्य काल के समय के। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों के लिए। आपको बताना है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? पूरे बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताइए कि सबसे ज्यादा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा वन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? और सबसे कम वन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में? अब बताइए आप लोग। स्टार्टिंग में पढ़ाया था, सबसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में अगर याद आ रहा हो आप लोगों को, ठीक है, तो आपको बता दूं कि 7.76% जो है आप लोगों का पूरे बिहार का जो है वन क्षेत्र है पूरे बिहार में। ठीक है, मतलब जितनी भी भूमि है उसका 7.76% है। और सबसे ज्यादा आप लोगों को मिलेगा कैमूर में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और वही अगर मैं बात करूं सबसे कम जो है आप लोगों का, तो वो मिलेगा आपको शिवहर के अंदर में। ठीक है, शिवहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये दोनों पॉइंट भी प्लीज याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। कैमूर में सबसे ज्यादा जो है वन क्षेत्र है और सबसे कम शिवहर के अंदर में है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रत्युष आनंद जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ऑफिशियल सोर्स से, आपको fsi.nic.in की वेबसाइट से भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। 7.76% ऑफ द स्टेट जो है आपका फॉरेस्टेड है। ठीक है, अच्छा पूरे भारत की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, अब भाई बिहार की बात हुई है तो भारत की भी बात पूछ सकता कि नहीं पूछ सकता वो? तो भारत का, पूरे भारत का जो एरिया है, ठीक है, उसमें से कितना परसेंट एरिया जो है वो फॉरेस्टेड है, मतलब जंगल से घिरा हुआ है? 24.62%। कितना? 24.62%। लिखो मेरे साथ में आप लोग भी, 24.62%। हमारा टारगेट कितना है? टारगेट है हमारा 33%, टारगेट। ठीक है, टारगेट है 33%। ये भी क्वेश्चन आया है कि कितना परसेंट टारगेट है कि हम लोग जो है पूरे भारत का कितना प्रतिशत जो है वनाच्छादित होना चाहिए, टारगेट। लेकिन अभी भी हम 24.62% तक ही पहुंच पाए हैं, लेटेस्ट जो 2021 की रिपोर्ट है उसके अनुसार। ठीक है, 24.62%, टारगेट है 33% का। ठीक है, ये याद रखना है। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन आपका आप लोगों से पूछा जो जा सकता है उसको भी मैं आपको दिखा दूं और पूरी की पूरी लिस्ट भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। द ट्रेडिशनल रॉड पपेट ऑफ बिहार इज नोन एज, पारंपरिक रॉड कठपुतली को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, बोम्मालात्तम, ठीक है, सखी कुंदेही, यमपुरी, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। बताइए। देखिए फ्रेंड्स, दो चीजें हैं, झिझिया और यमपुरी। ठीक है, यमपुरी एक रॉड डांस है आप लोगों का, रॉड कठपुतली डांस है आपका, और झिझिया जो है वो एक सर के ऊपर में रख के, मटका रख के नाचने की जो है ना, ठीक है, वो है आपका। ठीक है, तो यमपुरी जो है ये बिहार से रिलेटेड है, रॉड कठपुतली वाला डांस है आपका, रॉड कठपुतली वाला डांस यमपुरी बिहार का। ठीक है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वाले डांस है, जैसे माथुरी या जिसको कोप्पू कहते हैं वो आंध्र प्रदेश का है, डांडिया रास, धमाल गरबा गुजरात का है, झिझिया और यमपुरी बिहार से है। ठीक है, गौर मारिया और काक्सर छत्तीसगढ़ का है, काक्सर पूछा जाता है कई बार, छोलिया पूछा जाता है उत्तराखंड का है, समय और या लैंप डांस, ठीक है, लैंप डांस, समय या लैंप डांस आप लोगों का, ये गोवा के अंदर में होता है। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि गोटी पुआ उड़ीसा के अंदर में है। ठीक है, बिहू डांस बहुत बार पूछते हैं, बिहू कहाँ का है? आसाम का है बिहू। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। धोबिया उत्तर प्रदेश का, वैसे उत्तर प्रदेश के काफी सारे हैं, जब मैं उत्तर प्रदेश के सुपर टेट वाली क्लासेस आप लोगों को करवाऊंगा, जो भी बच्चे सुपर टेट देना चाहते हैं, ठीक है, आगे जाकर यूपी का सुपर टेट या यूपी टेट, उनको भी मैं करवाऊंगा ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो ऑप्शन था, ठीक है, बोमलाट्टम, ये कहाँ का है आप लोगों का? बोमलाट्टम जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, तमिलनाडु का है, और सखी कुंदेही जो है ये उड़ीसा का है, सखी कुंदेही उड़ीसा का। ठीक है, चलिए, द बिहार टाइम्स का प्रकाशन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द बिहार टाइम्स का प्रकाशन, बिहार टाइम्स का प्रकाशन किसने किया था? देखिए, अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स द बिहार टाइम्स का प्रकाशन की, तो राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद यूनुस, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका डायरेक्टली आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर में, बिहार टाइम्स की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं। द बिहार टाइम्स, मोहम्मद यूनुस ने इसकी, मोहम्मद यूनुस जो है, ठीक है, जो बिहार के पहले प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर भी बने थे। बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 1937 में जो चुनाव हुआ था उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था, चीफ मिनिस्टर नहीं बोलते थे, तो मोहम्मद यूनुस बने थे, इन्होंने द बिहार टाइम्स स्टार्ट किया था। ये याद रखना है आप लोगों ने, बिहार के पहले प्रीमियर, फर्स्ट प्रीमियर या पहले प्रधानमंत्री। उसके बाद में जो है मजहरुल हक, मजहरुल हक जो है फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, गांधी जी के साथ में जो है वो उन्होंने काफी काम किया है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, और उन्होंने द मदरलैंड नाम का जो है अखबार निकाला था, मदरलैंड। ठीक है, द मदरलैंड, तो मदरलैंड नाम का अखबार किसने निकाला था? तो ये याद रखेंगे आप लोग, मजहरुल हक ने। बिहार टाइम्स किसने निकाला था? मोहम्मद यूनुस ने। अच्छा, दरभंगा के जो महाराजा थे, ठीक है, कामेश्वर सिंह, महाराजा कामेश्वर सिंह, उन्होंने कौन सा निकाला था अखबार? द इंडियन नेशन। ठीक है, क्या इसके ऊपर में मैं घुमा फिरा के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूं आगे में जाकर कभी तो भी टेस्ट के अंदर में? कितने लोग चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हाथ ऊपर करके बता देंगे, इनकी जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में या अलग तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए आगे में। अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे बता देना, आप लोगों को रिवीजन के लिए करवा देंगे इसको। चलिए, बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है? पहली बार कब लगा था, लास्ट टाइम कब लगा था, दोनों बता दो आप लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार पर राष्ट्रपति शासन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 1968 में फर्स्ट टाइम लगा था। ठीक है, और लास्ट टाइम लगा था 2005 के अंदर में। और इस तरीके से टोटल कितने बार लग चुका है? टोटल जो है आप लोग पहले बताइए यहाँ पर में। ठीक है, मैंने पोल कब दिया है आपको? जस्ट अभी दिया है ना। चलिए ठीक है, आप लोग आंसर करो। 60% लोगों ने सही आंसर लगा भी दिया है, 8 बार लगा हुआ है। ठीक है, तो पहली बार कब लगा था और लास्ट बार कब लगा था ये भी बता देना है। 1968 में लगा था पहली बार, और आखिरी बार लगा है आपका 2005 में। ठीक है, उसके बाद से नहीं लगा आपका। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। अच्छा, पहली बार जब लगा था, ठीक है, 1968 के अंदर में, तो उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि 1968 में लगा था पहली बार। ठीक है, उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, भोला, पासवान, शास्त्री। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, भोला, पासवान, शास्त्री। ठीक है, पहले दलित
मुख्यमंत्री बिहार के भोला पासवान शास्त्री। ओके। और उसके अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उस समय में गवर्नर कौन थे, ये तो चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, उस समय में गवर्नर कौन थे जब पहला वाला लगा था? तो नित्यानंद कनुंगो। ठीक है, नित्यानंद, नित्यानंद, ठीक है, कनुंगो, कनुंगो नाम था उनका, नित्यानंद कनुंगो, वो गवर्नर हुआ करते थे उस समय में। ठीक है, पहली बार जब लगा था। ओके। अच्छा, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना आप लोगों का। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हमारे भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में और कौन से साल में लगा था? पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है बाहर ये आप लोगों का? ठीक है, तो ये आप लोग मेरे को पता करके बताएंगे। ठीक है, कि पूरे भारत के अंदर में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब और कौन से राज्य के अंदर में लगा था? झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? चलिए, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज, 6000 से ज्यादा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक बार सभी लोग जहां जहां भी शेयर कर सकते हैं सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे, ताकि ऐसे ही मैं मोटिवेशन के साथ में आप लोगों को क्लास करवाता रहूं। ठीक है, ठीक है। तो झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो ये आपका बिहार का है। ठीक है, एक फोटो दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए। ओके, मतलब भाई डांस देखना है लड़कों, ठीक है, तुम्हारी संख्या कम है मेरे को पता है यहाँ पर में, लेकिन फिर भी डांस ये इस तरीके से होता है, मटके को सर पे रख के जो है ये डांस किया जाता है आप लोगों का, झिझिया डांस। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और ये कहाँ पर में किया, कहाँ पर में होता है? आपका मिथिला रीजन के अंदर में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, मिथिला का जो रीजन है, मिथिला, ठीक है, वहां पर में ये डांस आप लोगों का परफॉर्म होता है, झिझिया डांस। और दुर्गा भैरवी जो है देवी, उनके उनको डेडिकेट होता है ये डांस आपका, दुर्गा भैरवी देवी को। ठीक है, दुर्गा भैरवी देवी को समर्पित होता है ये डांस आपका। ठीक है, दुर्गा भैरवी झिझिया डांस, मिथिला रीजन में दुर्गा भैरवी। ठीक है, दुर्गा जो भैरवी, भैरवी जो देवी है, उनको जो है ये समर्पित होता है, दुर्गा भैरवी को। ठीक है, चलिए, याद हो गया आपको। और इस तरीके से जो है वो मटका रख के सर पे डांस करते हैं। ओके, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोगों का। 2023-24 में बिहार में भूजल संरक्षण हेतु कौन सी पहल जो है स्टार्ट की गई भूजल संरक्षण के लिए? भूजल संरक्षण के लिए बताते जाएंगे आंसर। और जिन लोगों ने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आने वाले वीडियोस भी आप लोगों को जो है टाइम से मिलते रहे। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, बिहार में भूजल संरक्षण हेतु कौन सी पहल शुरू की गई थी आप लोगों की, तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इस्टेब्लिशिंग अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, भूजल संरक्षण के लिए आप लोगों का। और इसका पूरा का पूरा जो है मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है ये यहाँ पर में। ठीक है, तो संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएंगी यहाँ पर में, ऐसा कहा गया है 2023-24 के अंदर में बात की गई थी। ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रहेगा, ये क्या करेगा? भूजल संरक्षण के लिए काम करेगा। यहाँ पर में जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा, ठीक है, ये क्या देखरेख करेगा? ये देखरेख करेगा कि भाई बिहार में किस तरीके से पानी की बचत की जा सकती है, पानी को बढ़ावा देने के लिए कैसे जो है हम लोग जो है ना योगदान दे सकते हैं, या क्या क्या काम किए जा सकते हैं, उसके ऊपर में शोध कार्य करेगा। तो ये प्रस्ताव लाया गया है, इस्टेब्लिशिंग अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की बात की गई है यहाँ पर में। ओके, चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों का बिहार से परिप्रेक्ष्य में। बताते जाइए यहाँ पर में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है फ्रेंड्स आप लोगों को भागलपुर के अंदर में मिलेगा। ठीक है, भागलपुर के अंदर में बनाया गया था, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महेंद्रपाल। तो धर्मपाल जो थे, जो सेकंड नंबर के शासक थे पाल वंश के, उन्होंने बनाया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने।
ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अब इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को, प्लीज इसको देखिए यहाँ पर में। थैंक यू कुमारी मुस्कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टीम प्लीज यहाँ पर में पूरा फुल स्क्रीन जो है वो कर दीजिए। 3 यूनिवर्सिटीज जो है इंपॉर्टेंट वाली। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो तुम्हारे चचा के लड़के कुमारगुप्त वन ने की थी। देखिए, कुमारगुप्त बच्चे याद रखते लेकिन कुमारगुप्त वन याद नहीं रखते। कई बार क्या होता है ना कि कुमारगुप्त 2 3 ऐसा भी दे दिया जा सकता है, क्योंकि उनके परिवार में, उनके चश्मो चिराग जो उनके परिवार में, उनके खानदान में हुए, ठीक है, बहुत सारे कुमारगुप्त हो गए। तो कुमारगुप्त वन जो पराक्रमी थे, जो सबसे बेस्ट वाले थे ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पर में, कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त वन नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ठीक है। फिर पाल वंश का उदय हुआ। पाल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? उनके स्टैब्लिश करता, जिन्होंने स्टैब्लिश किया पाल वंश को, पाल वंश की स्थापना की, वो उनका नाम था गोपाल। उन्होंने उदंतपुर यूनिवर्सिटी जो है बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट, बिहार शरीफ के अंदर में उन्होंने इसको स्थापित किया था, उदंतपुर यूनिवर्सिटी। उदंतपुर यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ के अंदर में। फिर उनका लड़का हुआ, ठीक है, धर्मपाल। ठीक है। उसने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, आज के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ओके। तो उदंतपुर यूनिवर्सिटी गोपाल वंश के समय में गोपाल ने की थी। ठीक है। और उनका बेटा धर्मपाल, ठीक है, उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि इन तीनों को ही जो है यहाँ पर में बख्तियार खिलजी जो था उसने आग लगा दी थी, जला दिया था, तोड़ फोड़ कर दी थी बख्तियार खिलजी ने, ऐसा माना जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये भी आप लोगों का हम लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया, इसकी पूरी चीज। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ऐसा माना जाता है कि ये बंगाल का, और उस समय में ऑब्वियस सी बात है, फिर बाद में बिहार के अंदर में भी वो हुआ, तो बिहार बंगाल का जो है ये पहला बुद्धिस्ट शासक था। तो बंगाल के इलाके में, जिसको गौड़ इलाका बोला जाता है, बंगाल को ही गौड़ भी बोलते हैं। ठीक है। तो कभी अगर आ जाए कि भाई गौड़, गौड़ साम्राज्य किसको कहा जाता है, तो बंगाल को ही कहा जाता है। पहले उसका नाम गौड़ा था। तो गौड़ा जो है यहाँ पर में इलाका बंगाल को ही कहते हैं आप लोग। तो पहला बुद्धिस्ट किंग बंगाल का या गौड़ा इलाके का था पाल, गोपाल। ठीक है। धर्मपाल जो है उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार भारत में मशरूम के उत्पादन में बिहार की रैंक क्या है? कितने लोग खाते हैं मशरूम आप लोगों में से? मशरूम कैसे उगता है, मशरूम पता है आप लोगों को? ठीक है, कभी ना कभी देखा होगा, बताइए। अरे, पोल के अंदर में कुछ दिक्कत आई है, आप लोग कमेंट करके तब तक आंसर बताते रहिए फ्रेंड्स। जी, थैंक यू वेरी मच उदार जी। अच्छा, पोल गया है आप लोगों का, पिछला वाला पोल। ठीक है। ठीक है। अब आ गया आप लोगों के पास में पोल। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार जो है बिहार के अंदर में आप लोगों को बताना है कि कितनी रैंकिंग है इसमें आप लोगों की मशरूम उत्पादन के अंदर में। तो बिहार जो है फ्रेंड्स लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसर है। ठीक है, सबसे ज्यादा मशरूम उगाने वाला। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि कितने लोग मशरूम खाते हैं। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, उसके अनुसार सबसे ज्यादा मशरूम जो है आपके कुकुरमुत्ता भी जिसको कहते हो आप लोग, ठीक है, वो कहाँ पर में उगते हैं? सबसे ज्यादा बिहार के अंदर में। बिहार सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बन गया है। ठीक है। 23,000 टन जो है आप लोगों का प्रोडक्शन किया है आप लोगों ने। ठीक है। 23,000 टन प्रोडक्शन। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम इन इंडिया बिहार। कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों की तो निकल पड़ी। ओके, बहुत ज्यादा वो है, मस्त एक नंबर पौष्टिक होता है। ठीक है, पौष्टिक, पौष्टिकता से भरा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, बिहार जो मशरूम उत्पादन में देश का सबसे बड़ा है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं, मैंने आप लोगों से कहा है कि टीचिंग परीक्षा ऐप पर आपको 6,000 से ज्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं इमेज वाले सेक्शन में। मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए। प्लीज ये पूरे के पूरे 6,000 क्वेश्चन को कम से कम 2-2 बार रिवाइज कर लीजिए आप सभी लोग। मैं आपके उनमें से टॉप कोई भी 100 क्वेश्चन निकालूंगा रैंडमली आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्लीज उसकी टेस्ट आपने देनी है। उसके बाद में फिर यूट्यूब पे मैं उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जो ऐप पे बच्चे हैं, जो जो सब्सक्राइब वाले बच्चे हैं, प्लीज इसको जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। मैं आपसे बार बार इसी वजह से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
ठीक है, बाद में इसका यूट्यूब के ऊपर में मैं इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा। ठीक है, बट 6000 क्वेश्चन को 12000 समझ के आप लोगों ने 2 बार पढ़ना है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, कौन से साल में हुआ था, ये भी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, गुरु नानक देव जी का, तेग बहादुर जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है, ठीक है, ये ऐसे सिख गुरु हुए हैं, 10वें नंबर के गुरु थे ये, जिनका जन्म बिहार के अंदर में हुआ था आपका। ओके, तो इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स 22 दिसंबर 1666 को। ठीक है, 22 दिसंबर 1666 को। ओके, ये 9वें नंबर के जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, उनके बेटे थे। मतलब उनके पिताजी 9वें नंबर के गुरु थे और ये जो है 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट आप लोगों को और बताऊं, ध्यान से समझना आप लोग। 9th नंबर के जो गुरु थे, उनका नाम आप लोग बताइए, 10वें नंबर के गुरु का नाम आप बताइए। तो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, और ये सच में बहुत ज्यादा बहादुर थे। इनकी हत्या जो है फ्रेंड्स किसने करवा दी थी, इनको तड़पा तड़पा के जो है मृत्यु दंड दे दिया था, किसने? ठीक है, तो औरंगजेब ने। औरंगजेब जो था, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए, उसके बाद में बारी आती है फ्रेंड्स यहाँ पर में, अगर 10वें गुरु की, इनके बेटे थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद गोविंद सिंह जी। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, 10वें नंबर के गुरु थे। तो ये आप लोगों का एक पॉइंट बन जाता है। ये इनके बेटे ही थे, ठीक है, इनके बेटे थे। और इनका जन्म कब हुआ था, तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि 22 दिसंबर 1666 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1708 में। ठीक है, जमशेद खान और वसील बेग करके 2 अफगान लोग थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। अभी भी ये साबित नहीं हो पाया, इतने साल हो गए, उस समय में सीआईडी नहीं थी ना अपनी। ठीक है, अगर वो होते यहाँ पर में, वो कौन थे, एसीपी प्रद्युमन। ठीक है, एसीपी प्रद्युमन होता तो वो, और वो दया और बाकी कौन कौन लोग थे उसके अंदर में, हम्म, कुछ तो गड़बड़ है, दया और उसके बाद में एक और भी लोग थे ना, वो लोग होते तो शायद केस सॉल्व कर देते। ठीक है, बट एक्चुअल में अभी तक भी साबित नहीं हो पाया कि क्या मुगलों ने करवाई थी इनकी हत्या, या फिर ये जमशेद खान और वसील बेग जो थे, इन्होंने खुद से की थी। क्योंकि अभी भी मतलब उसके बाद में जब बंदा बहादुर इनके बाद में नेता बने, ठीक है, सिखों के, तो उन्होंने क्या किया, आरोप लगाया कि मुगलों ने करवाई थी। ठीक है, बट पता नहीं। देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड, 1707 में जो है वो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, औरंगजेब के बाद में जो है उनका जो बेटा शासक बना था, बहादुर शाह। ठीक है, वो, उस पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने हत्या करवा दी थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने हमेशा इनकार किया कि भाई मैंने नहीं कराया करके। ठीक है, अभिजीत था और कौन कौन थे, अच्छा सारे लोग देखने वाले लोग हैं मतलब आप लोग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ऑन अ सीरियस नोट, 1707 में, ठीक है, नांदेड़ साहिब के अंदर में, महाराष्ट्र में नांदेड़ नाम की जगह है, वहां पर में उनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, 7 अक्टूबर 1708 को, केवल 42 साल की उम्र में। ठीक है, तो 1708 में जो है फ्रेंड्स इनकी मृत्यु हो गई थी, ये याद रखेंगे आप लोग, नांदेड़ में। ठीक है, नाउ अब इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए आप सभी लोग। 6600 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। 7541 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहना है आप लोगों ने। थैंक यू, गुरच आरिफ, क्या गुंछा आफरीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजन इंडिया 2047 जो है फ्रेंड्स, तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, ये आप लोगों का करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है ये आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये भी बता देंगे आप सभी लोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होती है ये भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, आंसर हो जाएगा आप लोगों का नीति आयोग। ओके, तो विजन इंडिया 2047, जिसके अंदर में बोला गया है कि 2047 तक, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नीति आयोग का गठन जो है फ्रेंड्स वो किया गया था आप लोगों का 1 जनवरी, ठीक है, 2015 में। इसको भी याद रख लेना क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है, नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को, 1915 बोलने वालों। ठीक है, अंग्रेज बना के गए थे कि नीति आयोग? कुछ लोग 1915 लिख रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर करिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। दरभंगा जिला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। दरभंगा की निम्नलिखित में से कौन सी कला रूप को विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त है? ठीक है, दरभंगा के बारे में बात हो रही है भाई लोग, बताइए। मधुबनी पेंटिंग आपका, दूसरा दिया हुआ है आप लोगों का वर्ली पेंटिंग, पट्टचित्र, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वर्ली पेंटिंग जो है ना, ये महाराष्ट्र की है। सबसे पहले तो एलिमिनेट करो, महाराष्ट्र की है। ठीक है, पट्टचित्र जो है आप लोगों का, ये उड़ीसा की है। ये आप लोगों का एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये दो एलिमिनेट हो गए आपके। ओके, विश्वव्यापी दरभंगा और मधुबनी आसपास में है, दरभंगा मधुबनी। तो मधुबनी पेंटिंग जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों की सांस्कृतिक विरासत के लिए, मधुबनी एक जिला तो है ही आपका, लेकिन मधुबनी जो है उसके आसपास में दरभंगा जो पूरा एक एरिया था, वहीं पे पड़ता था ये आप लोगों का। इसी वजह से मधुबनी पेंटिंग जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का दरभंगा के साथ में भी जोड़कर देखा जाता है, और ये इसने विश्वव्यापी जो है पूरी की पूरी मान्यता प्राप्त की हुई है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स, अलग अलग जो चीजें हैं आप लोगों की, ठीक है, उसके उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पॉइंट के ऊपर में ध्यान दें। ठीक है, और इन सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ठीक है, कौन किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? सिल्क सिटी, आप लोग बताएंगे जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। कमेंट में आंसर करते रहिए, सिल्क सिटी किसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी बताना है आप लोगों ने। इसके अलावा आप लोगों को बताना है कि लीची कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, लीची स्पेलिंग अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है। लीची कैपिटल ऑफ इंडिया, लीची कैपिटल ऑफ इंडिया। इसको स्वीट सिटी भी बोला जाता है, स्वीट सिटी, स्वीट सिटी भी बोला जाता है उसी उसी इलाके को। ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर में। ठीक है, तो ये भी बता दीजिए आप सभी लोग। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर जो है दोनों के दोनों आप लोग बता दोगे। नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेन वंश को हराकर बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया था। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 7700 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों के जितना ज्यादा लाइक एंड शेयर आप लोग करते रहोगे, जितना ज्यादा आप लोगों के द्वारा चैनल को सब्सक्राइब किया जाता रहेगा, आप लोग जो है इसका रिस्पांस दोगे, उतना ज्यादा जो है आप लोगों के लिए और लेक्चर्स लिए जा सकेंगे, उतने देर तक लेक्चर लिए जा सकेंगे, उतना ज्यादा लंबा समय आपको दिया जा सकेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, महमूद गवान, आदिल शाहीस, बख्तियार खिलजी, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं आप लोगों का डायरेक्ट आंसर आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, अगर आप लोगों से बात की जाए कि कौन था मुस्लिम कमांडर, तो वो था बख्तियार खिलजी। किसका था ये, किसका पपलू था? बख्तियार खिलजी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का पपलू था। ठीक है, अलाउद्दीन आपका सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन, ठीक है, ऐबक जो था ना उसका पपलू था ये, मतलब उसका कमांडर था। आया बिहार में, ठीक है, और किसको हराया था, चलो ये बता दीजिए जी, किसको हराया था? ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने जिसने भी कर दिया, ठीक है, मान जाएंगे उसको। ठीक है, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अगर पता है, कोशिश तो करो कम से कम। ठीक है, कोशिश तो करो कि किसको हराया था उसने। ओके, तो सेन वंश के जो है यहाँ पर में शासक थे फ्रेंड्स, जिनका नाम था लक्ष्मण सेन, उनको हराया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद याद करिए आप लोग। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन जो है उनको हरा दिया था, और बंगाल बिहार के इलाके के ऊपर में कब्जा कर लिया था उसने। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी मठ, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कभी ना कभी पहले सुना है, या पहली बार ये क्वेश्चन ही पहली बार सुन रहे हो आप लोग? इतना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको पता है, दिल्ली सल्तनत जब स्थापित हुई, ठीक है, स्टार्टिंग में तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको स्टार्ट किया था। उसके बाद में जो है वो इंपॉर्टेंट वाला जो राजा बना वो था इल्तुतमिश। उसके बीच में आराम शाह भी बना था 8 महीने के लिए, लेकिन मेन था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद में रजिया वगैरह बनी,
लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रजिया बनी, रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया से पहले यहाँ पर में जो है रुकनुद्दीन अहमद भी बना था, रुकनुद्दीन रजिया का भाई, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला आता है वो आता है बलबन, गुलाम वंश के अंदर में बलबन। तो बलबन एक शासक था दिल्ली सल्तनत का, यहाँ पर में जो शासन कर रहे थे ना दिल्ली सल्तनत का, जब वो गद्दी पे बैठा, बलबन बलबन नाम का जो शासक था, जब गद्दी पे बैठा तो 63 हाथियों का उपहार भेंट किया था उसको किसी ने। बताइए किसने किया था? ओके, 63 जो है यहाँ पर में। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, तरतार तातार खान ने, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर जो है यहाँ पर में आपका हो जाएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर में दिखा भी देता हूँ फ्रेंड्स। ओके, तारतर खान जो थे उन्होंने किया था यहाँ पर में ये, वो ऑप्शन को आप लोग जो है यहाँ पर में उसको देख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 63 एलिफेंट्स जो है वो तारतर खान ने उनको किया था, जो गवर्नर थे उस समय में बिहार के, ठीक है। उन्होंने जो है ये बात पता कैसे चली आपको? देखो इसका प्रूफ क्या है, सबूत क्या है कि तारतर खान जो थे उन्होंने इसको ये दिया था। इसका सबूत है आपके पास में फ्रेंड्स, ठीक है, बारादारी इंस्क्रिप्शन, ठीक है। बारादारी जो इंस्क्रिप्शन है बिहार शरीफ के अंदर में, उस पर इन्होंने ये लिखवाया है कि जब बलबन शासक बना तो उसको 65 जो है वो दिए गए थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख लें आप लोगों ने, ठीक है। तातर खान जो था उसने 63 हाथियों का उपहार भेंट किया था बिहार बिहार शरीफ में। अरबी के अंदर में बारादरी जो शिलालेख है उसके अंदर में आप लोगों को इसका उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा जो है ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी था। उसने क्या किया, तफसीर तातर खानी नाम से एक बुक लिखी है, तफसीर तातर खानी। इसमें उसने कुरान की तफसीर की है, मतलब कुरान में आयतें जो लिखी है ना उसका तर्जुमा किया है। तर्जुमा मतलब ट्रांसलेशन, और उसके बारे में पूरा विस्तार से लिखा है कि इस आयत का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। तो तफसीर तातर खानी नाम से पुस्तक भी लिखी तुम्हारे भाई ने, तफसीर तातर खानी, ठीक है, तातर खान, ठीक है। टार्टरिक एसिड से कुछ लोग उसको याद रख रहे हैं, चलो रख लो आप लोग टार्टरिक एसिड, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सबूत जो है फ्रेंड तातर खान वाला जो है आप लोगों का बारादारी जो शिलालेख है उसके अंदर में मिलता है आपको, ठीक है। चलिए राजा जी यहाँ पर मैं बोल रहे हैं कि 10,000 लाइक्स पूरे करना है सभी फ्रेंड्स को, तो चलिए जल्दी जल्दी से कर दीजिए। आप लोग जो है 7,869 लाइक्स हो चुके हैं अब तक, मतलब हो जाएगी अगर आप लोग जो है सभी लोग एक साथ मिलकर प्रयास करोगे तो बिल्कुल हो जाएगी। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, बिहार पर्यटन नीति 2023 के अनुसार 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए प्रस्तावित अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर में क्या है फ्रेंड्स, ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी बिहार के अंदर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक का अगर निवेश करता है, कल यहाँ पर में मान लीजिए कि मुकेश अंबानी आ जाए, वो बोले कि मैं बिहार में निवेश करता हूँ, ठीक है, बिहार का टूरिज्म बढ़ाने के लिए, ताकि बाहर से भी और लोग आए बिहार के अंदर में घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो इस नीति के अनुसार 2023 की नीति के अनुसार अगर 50 करोड़ से अधिक का कोई निवेश करता है तो उसको 25%, ठीक है, उसको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, 25% की सब्सिडी मिलेगी। तो बढ़िया है ना, ठीक है। तो जो भी लोग है जैसे काफी सारे लोग हैं जो कई बार झगड़ा चलता रहता है ना कि बिहार से बाहर से लोग आ रहे हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अलाउ करना चाहिए बिहार को, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए, जो भी है। तो यहाँ पर मैं बिहार सरकार चाहती है कि एटलीस्ट पर्यटन को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो यहाँ कम से कम 25 जो है आप लोगों को अधिकतम 25% की सब्सिडी मिलेंगी अगर आप 50 करोड़ से ज्यादा का निवेश करते हो तो जितने भी लोग हैं भाई देखो जमा करो सब लोग मिलके, और 50 करोड़ रुपए का निवेश कर दो बिहार में, 25% की सब्सिडी मिल जाएंगी आप लोगों को। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसका मकसद ये है ये सब्सिडी देने का, ठीक है, कि भाई पर्यटन को बढ़ावा मिले, बिहार के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार घूमने के लिए आए। मैंने एक बहुत सुंदर सा वीडियो डाला है ऐप के अंदर में बिहार का, कितने लोगों ने देखा है वो वीडियो, ठीक है, कितना सुंदर है बिहार, लिटरली आपको दिखाया है। आप लोग बता दीजिए कि कितने जो है यहाँ पर में लोगों ने देखा है वो वीडियो, ऐप के ऊपर में डाला हुआ है आपके लिए। तो 25% ठीक है, अगर मान लो किसी ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए
ठीक है, तो उसको कितना मिलेगा, 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल जाएंगी। 25 करोड़ रुपए का जो है उसको मतलब सरकार उसके उसके तरफ से सरकार वो पैसा भरेंगी। ठीक है, जो भी वो उद्यम लगा रहा है या निवेश को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी चीजें बना रहा है उसके अंदर में। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? चलिए आंसर भी करते रहिए आप लोग। अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंद प्रसाद मिश्रा। कौन नहीं था बोल रहा है यहाँ पर मैं आप लोगों से। ठीक है, आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पर में कौन नहीं था, तो सारे के सारे लोग थे, तो नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो थे फ्रेंड्स आप लोगों के बिहार संविधान सभा के अंदर में बिहार की तरफ से गए थे। ओके, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार संविधान सभा, बिहार की तरफ से संविधान सभा के सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष भी बने थे। बाबू जगजीवन राम, ठीक है, बिहार की तरफ से ही गए थे। ठीक है, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स की बाबू जगजीवन राम। ठीक है, बाबू जगजीवन राम को कौन सा वाला डिपार्टमेंट दिया गया था बताओ? आपको बताया था कि नहीं बताया था मैंने ये चीज? आपको पता है चंडीगढ़ एनटीटी के अंदर में ये क्वेश्चन आया। मैं टीम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर पॉसिबल हो, अगर वो हमारे पास में अवेलेबल है तो आप लगा दीजिए उसको भी। तो जगजीवन राम जो है फ्रेंड्स इनको लेबर डिपार्टमेंट दिया गया था, लेबर डिपार्टमेंट, श्रम मंत्रालय। ठीक है, उनके नाम से ही लगता है ना जगजीवन राम जी। ठीक है, श्रम देखते होंगे करके। श्याम नंदन प्रसाद मिश्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य थे ये भी। ओके, चलो नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कृषि विश्वविद्यालय का घर है जो मिथिला मखाना की खेती पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र के साथ सहयोग कर रहा है? करंट अफेयर का क्वेश्चन, और भाई आप लोगों का स्टैटिक भी है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये। यूपी से लोग आ रहे हैं काफी सारे, तो मतलब यूपी का एक क्वेश्चन भी बनना चाहिए। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, मिथिला मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा बिहार उत्तर प्रदेश के किसानों को मिथिला मखाना खेती के लिए जो है कौन कर रहा है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर एग्री अयोध्या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, अयोध्या कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या कृषि विश्वविद्यालय, ये क्या कर रहा है, मिथिला में जो मखाना उगता है, ठीक है, उस मखाने के ऊपर में अनुसंधान करने में, ठीक है, दरभंगा में मिथिला दरभंगा के इलाके के अंदर में जो खेती होती है उसमें क्या कर रहा है, किसानों को प्रशिक्षित कर रहा है ताकि मखाने की पैदावार को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मखाना जो है वो उत्पादित करवाया जा सके। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा अयोध्या। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग जो है इन सारे के सारी चीजों को अच्छे से आप लोग कर सके। ठीक है, तो अयोध्या जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिथिला मखाना के लिए, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए दरभंगा के किसानों को, मिथिला के किसानों को ट्रेनिंग दे रही है। अयोध्या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एक दूसरे की मदद करते रहनी चाहिए यहाँ पर में। ठीक है, सबका साथ सबका विकास इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है आप लोगों का जो आपसे पूछा जा सकता है, बिहार के जीआई टैग करवा दीजिएगा सर, तो बिल्कुल आप लोग कहोगे तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोग करना चाहते हो वो भी मुझे बताइए, आप सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को। ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए आप सभी लोग, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवा सकूं। ठीक है, तो ये पॉइंट था आप लोगों का। मैं आप लोगों के लिए एक जो है एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस सेशन के बाद में, जब भी ये सेशन खत्म होगा आप लोगों का, उस सेशन के बाद में आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने जो है एक दूसरे से सवाल पूछने, जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं, जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है, एक दूसरे से आप लोग सवाल पूछोगे। आप लोग आधे घंटे का समय दीजिए, जो है अराउंड 3:30 को।
ठीक है, टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स में आप चले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बीपीएससी के किसी भी कोर्स में चले जाइए, चाहे टीआरई 4 हो, टीआरई 3 हो, रिवीजन हो, किसी भी उसमें आप लोग चले जाइए। उसके अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इसकी जो आज हमारा हुआ है सेशन उसकी टेस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको टेस्ट। ठीक है जी। इसके अलावा जो है आप लोगों का कल एक महा मैराथन होने वाला है, जिसके अंदर में मैं जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं पूरे हमारे इसमें, ठीक है, पेपर में आने वाले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है आप लोगों के, ताकि आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाए, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो कल भी सभी के सभी लोग जो है वो आ जाएंगे आप लोग। ओके, चलिए ईवीएस के क्वेश्चन जो बोल रहे हैं ना, मैं ईवीएस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आप लोगों को करवा दूंगा इसके अंदर में। पॉलिटी भी, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारा का सारा इंक्लूड रहेगा कल आप लोगों का। ठीक है, सारा का सारा इंक्लूड रहेगा और पूरे इंडिया का इंक्लूड रहेगा, वो जो आप लोगों से पूछा जाता है। करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, और एक क्वेश्चन में आप एक सेशन में ऐसा लूंगा जिसमें आपका पूरा जो 8 महीने का करंट अफेयर है वो करवा दूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये सेशन के नीचे में आप लोग क्या करोगे फ्रेंड्स, इस सेशन के नीचे में आप लोग एक दूसरे से सवाल जरूर पूछते रहोगे। ठीक है, एक दूसरे से सवाल जवाब आप पूछते रहना, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर में जो हमने 5000 का टारगेट आप लोगों को मैंने दिया था कि 5000 पहले क्वेश्चन के अंदर में होने चाहिए बच्चे, वो आप लोग जो है उसको पूरा करोगे, ताकि मोटिवेशन रहे और ज्यादा बड़े बड़े सेशंस में आप लोगों के लिए ले सकूं। ठीक है, चलिए, तो नीचे में सवाल जरूर पूछ लीजिएगा एक दूसरे से अभी के अभी आप लोग। ओके, और कल वाले सेशन के लिए नोटिफाई मी का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।